नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह हम बात करते हैं कि कैसे आपकी जो बचत है वो बेहतर हो सकती है, कैसे आप जो निवेश कर रहे हैं उसके लिए किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और जब बात निवेश की जाती है तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को लगता है स्टॉक की जब हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को जब हम देखते हैं, जब इसमें हम निवेश करते हैं, कई ऐसे फंड्स होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा फंड आपके लिए सही होता है। या खासतौर से अगर बात की जाए, हम अक्सर सुनते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आखिर ये हैं क्या, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनके अंतर को हम समझ सकते हैं और किसके ज़रिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है वो मिल सकता है, इसको समझना हमें बेहद ज़रूरी है। और माना जाता है कि एक स्ट्रेटेजी जो है वो इसके लिए ज़रूरी होती है। क्या वो स्ट्रेटेजी है, क्या वो फॉर्मूला है, आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खासतौर से स्मॉल, मिड और लार्ज कैप के रिटर्न फॉर्मूले को लेकर। कैसे इनके ज़रिए, अलग अलग कैप के ज़रिए जो कैपिंग है कैसे की जाती है, कैसे उसके जो लाभ हैं आपको मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही कि रिटर्न जो है वो कैसे मिल सकता है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते होंगे। क्या वो सवाल हैं, उन पर भी नज़र डालते हैं और आज कार्यक्रम में किन किन बातों पर आपको हम जानकारी देंगे वो बता दें। सबसे पहले बात करेंगे कि खासतौर से स्मॉल, मिड और लार्ज कैप जो है वो क्या होते हैं, आखिर कैसे ये काम करते हैं। उसके साथ साथ आपको हम बताएंगे 2025 में किस कैटेगरी ने, यानी किस कैप ने ज़्यादा रिटर्न दिया, ज़्यादा मुनाफा निवेशकों को पहुंचाया। और उसके साथ ही 2026 की अगर बात की जाए तो कौन सा कैप जो है आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, यानी कहां आपको निवेश करना बेहतर हो सकता है। और खासतौर से निवेशक जो हैं किन किन गलतियों से उनको बचना चाहिए, वो गलती जो आपने 2025 में की है 2026 में आपको दोहरानी नहीं है, वो आपको हम बताएंगे। और कैसे कम पैसों में सुरक्षित निवेश की एक शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है तो आपको कर लेनी चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही नए निवेशकों के लिए एक सही स्ट्रेटेजी जो है, क्यों कहा जाता है कि स्ट्रेटेजी के साथ आप निवेश करें, बिना रणनीति के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी वो होगी, और साथ ही ज़्यादा निवेश के लिए एक स्मार्ट प्लान क्या है, वो भी आज आपको मनी मंत्र में हम बताएंगे। ये तमाम जो सवाल हैं आपके जहन में भी अक्सर रहते होंगे, इन पर हम आपको जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत सरल तरीके से यहाँ बताने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर स्मॉल, मिड और लार्ज कैप जो होते हैं ये क्या हैं, या इनके अंतर को अगर हम समझना चाहें वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले इनके अंतर को जान लेते हैं। देखिए, लार्ज कैप की जब हम बात कर रहे हैं तो लार्ज कैप में आप देख सकते हैं, यानी टॉप 100 कंपनीज जो हैं, जो मार्केटल, अगर खासतौर से कैपिटलाइजेशन की जब बात कर रहे हैं मार्केट के, उसके अनुसार। मिड कैप में वही जो कंपनियां हैं वो आती हैं 101 से लेकर 250 तक, जिनकी रैंकिंग कैपिटलाइजेशन के अनुसार होती है। और जब स्मॉल कैप की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 251 से आगे की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। तो ये तो बात हुई मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, लार्ज कैप को मजबूत और भरोसेमंद माना जाता है। क्या वजह है इसकी, वो भी आपको हम बताएंगे। मिड कैप की जब बात कर रहे हैं तो ये तेजी से बढ़ती कंपनियां, यानी उभरती हुई, जो हमें लगातार नजर आती हैं। और जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो ये उभरती हुई छोटी कंपनियां हैं जो आपको आकर्षक दिख सकती हैं, लेकिन रिटर्न का कैसा है वो जानना जरूरी है। वहीं लार्ज कैप जो है वो स्टेबल बिजनेस इसका माना जाता है, यानी स्थिरता जो है वहाँ आपको अच्छी मिल रही है। जबकि मिड कैप की बात की जाए तो अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी जो उभर रहा है, जो लगातार आगे बढ़ सकता है, जिसमें अवसर हैं। जबकि स्मॉल कैप की बात की जाए तो हाई वॉलेटिलिटी जो है वो नज़र आती है, यानी एक तरीके से अस्थिर इसको हम मान सकते हैं। और वहीं देखिए, लार्ज कैप जो चुना जाता है, कम रिस्क और स्थिर रिटर्न, ये रिस्क जो है वहाँ कम होता है। मिड कैप की बात की जाए तो मीडियम रिस्क, यानी मध्यम रिस्क जो है, जोखिम जो है वो मध्यम होता है, बैलेंस्ड एक इसको आप मान सकते हैं। जबकि स्मॉल कैप की बात की जाए तो हाई रिस्क और हाई रिवार्ड जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आता है। असंतुलन इतना है इसलिए जोखिम ज़्यादा हो जाएगा। और आपके लिए क्या सही है, तो देखिए, लार्ज कैप की जब हम बात कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, यानी शुरुआत तौर पे जो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में आप जा सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप की अगर बात की जाए तो आपको, अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, धैर्य आपको रखना होगा, उस वक्त ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो ये है अनुभवी निवेशकों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोखिम ज़्यादा है और आपका अनुभव जो है, जो स्ट्रेटेजी है, वही काम आ सकती है। इसलिए इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हैं, सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरेन्द्र जी मनी मंत्र में।
धीरेन जी, जानना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले अगर बात की जाए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, 2026 की अगर हम स्थिति की बात करें, 2025 में हमने देखा लार्ज मिड या स्मॉल कैप की बात की जाए किस तरीके से रिटर्न देते नजर आए हैं, 2026 से किस तरह का अनुमान और उम्मीद लेकर हम चल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बाजार को गैस करना एक साल में, 3 महीने में या कुछ कुछ सप्ताह में, लोग तो हालांकि अब रोज जो डे ट्रेडर है उसको एक सप्ताह का इन्वेस्टमेंट उसको लॉन्ग टर्म लगता होगा। जी। ये गैस करना बड़ा ही मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे बाजार का रुख रहा है, कोई खास रिटर्न इक्विटी से पिछले साल में नहीं मिला है। जी। और अगर आप ये मेन स्ट्रीम कैटेगरीज अगर आप देखें, या तो 10-15% का रिटर्न, और उसके पिछले सालों में जो निवेशकों की उम्मीद बनी थी, और इसके बावजूद जिस तरह से निवेशकों का भरोसा बना रहा है, छोटे निवेशकों का भरोसा बना रहा है, जो एसआईपी के मोमेंटम में दिखता है, उसमें मुझे लगता है कि निवेशकों को एक मॉडेस्ट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। कोई और अगर कोई खास बड़ा एक्सीडेंट ना हो, और कुछ खास कैटेगरी में, जैसे पिछले साल का सबसे बड़ा सरप्राइज था गोल्ड का रिटर्न्स और सिल्वर का रिटर्न। जी। और यहाँ पे निवेशकों को नहीं भूलना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन ही आपका लंबे समय का दोस्त है। और इस तरह का रिवर्शन टू मीन, जब किसी चीज में आपका अंधविश्वास हो जाता है कि अब तो ये बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अब इसके जब इसमें आपका अटूट विश्वास बन जाता है, जी। तभी हम इस तरह का टर्न अराउंड देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इक्विटी से आपको उम्मीद रखनी चाहिए, और कोई भी ऐसा कैटेगरी जहां पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिला है, जी। वहां पे रिवर्शन टू मीन मतलब आपको निराशा हो सकती है, और वहां पे आप बड़ी उम्मीद मत रखें। बिल्कुल, लेकिन धीरेन जी, जब हम लार्ज कैप को देखते हैं, ये कहा जाता है कि शुरुआती तौर पर आप वहां पे अपना निवेश कर सकते हैं, और वहीं जब स्मॉल कैप की बात की जाती है, लेकिन अमूमन एक निवेशक को ये लगता है कि जो स्मॉल कैप है मुझे वहां से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शायद मेरे जो निवेश की जो रकम है वो वहां पर कम जा रही है, तो वहां मेरे लिए रिस्क कम होगा। लेकिन जो परिणाम निकल कर आते हैं, जिस तरीके से जो मार्केट की वॉलेटिलिटी की अगर खासतौर से बात की जाए, तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है निवेशकों को। जी हाँ, बिल्कुल। आप अभी जब शुरू में एक्सप्लेन कर रहे थे कि लार्ज कैप क्या है, 100 बड़ी कंपनियां, उससे अगली 150 कंपनियां वो मिड कैप हैं, और उससे जो बाद का जो यूनिवर्स है, जो हमारे देश में करीब 2800-2900 स्टॉक रोज एक्टिवली ट्रेड होते हैं, वो स्मॉल जी। कैप का यूनिवर्स है। और स्मॉल कैप का यूनिवर्स, और ये जो हम कैपिटलाइजेशन का ब्रेकअप स्केल के हिसाब से देखते हैं, तो ये छोटी कंपनियां होती हैं, और छोटी कंपनियों के में रिस्क ज़्यादा हो इसलिए होता है जी। क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी है जो कि किसी भी तरह के इकोनॉमिक हेडविंड को विथस्टैंड नहीं कर पाती है। अगर ब्याज दरों में बदलाव हो, बाजार के कॉम्प्लेक्शन में बदलाव हो, कोई कॉम्पिटिटिव चीज, और दुनिया में कारोबार के लिए बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। जी। अगर रॉ मटेरियल, इनपुट्स, किसी भी चीज में बड़ा बदलाव हो, तो उसका असर इन कंपनियों पे दिखता है। और जो कंपनी मजबूत नहीं है, जो कंपनी पुरानी नहीं है, जो कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है कि इस तरह के इकोनॉमिक टेलविंड को विथस्टैंड कर पाए, जी। उनको नुकसान होता है, और इस वजह से वहां पे वोलेटिलिटी दिखता है। जी। बड़ी कंपनियों का एक फायदा ये है कि वहां पे स्टेबिलिटी दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिस्क फ्री हो। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल में जो सेंसेक्स या निफ्टी की में जो कंपनियां थी, जो और आज जो नहीं रही हैं, जी। जो कंपनियां दिवालिया हुई हैं, बहुत बड़ी होकर के भी दिवालिया हुई हैं, तो इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि आप बड़ी कंपनी है इस वजह से स्टेबल है। बड़ी कंपनी मतलब अब बड़ी हो, अब एक कंपनी बड़ी हो पाई है, उसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा, जी। लेकिन बड़ा होना रिस्क फ्री होने का द्योतक नहीं है। छोटी कंपनियां उससे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वहां पे जी। मोर्टेलिटी ज्यादा देखी जाती है, ज्यादा छोटी कंपनियां बहुत समय तक छोटी रह पाती हैं। लेकिन छोटी कंपनियों का एक बड़ा प्रॉमिस ये है कि जब छोटी कंपनी बड़ी होती है, जी। तब यहाँ पे आपका पैसा कई गुना बढ़ता है। और यहाँ पर निवेशकों के छोटी कंपनियों के या स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने के पीछे जी। एक बड़ा कारण यह है कि छोटी स्मॉल कैप फंड्स में जिस तरह का रिटर्न मिलता है, जब अच्छा रिटर्न मिल चुका होता है, तब उसके बाद निवेशक उसका पीछा करते हैं। जहां कहीं भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा पिछले दिनों में, निवेशक उस उम्मीद में कि ये रिटर्न अभी जारी रहेगा, इस वजह जी। से पैसा लगाते हैं, जिस वजह से स्मॉल कैप्स में पैसा। और यानी अगर धीरेन जी, लंबे हम ये समय मान में आप सकते हैं कि देखें जो कि 10 साल निवेशक 20 है साल में। वही जी कंपनी को लार्ज कैप में, स्मॉल और मिड कैप में हम देख सकते हैं कैसे वो कैटेगराइज कर देते हैं, क्योंकि तमाम इन्वेस्टर जो हैं
वो एक कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में मिड कैप की अगर बात की जाए तो क्या उसको लार्ज या स्मॉल कैप के मुकाबले अगर हम तुलना करते हैं तो क्या उसको फिर भी बेहतर माना जा सकता है? जी हाँ, स्मॉल कैप की तुलना में इनका यूनिवर्स छोटा है। ये कंपनियां अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि ये एक सर्टेन स्केल अचीव कर पाई हैं। और आज के दिन भारतीय बाजार बाजार का जिस तरह से विस्तार हुआ है, ये जो मिड कैप कंपनीज जिसका जिसका कि एक बहुत ही एक मैथमेटिकल फार्मूला सेबी के क्लासिफिकेशन के बाद आ गया है कि भारत की सबसे बड़ी 100 कंपनियों को हम लार्ज कैप कहते हैं, उससे अगली 150 कंपनी को हम अगर मिड कैप कहते हैं। जी। और भारतीय बाजार का जो विस्तार हुआ है और जो वृद्धि हुई है, उस हिसाब से ये मिड कैप कंपनियां भी कोई अब बहुत छोटी कंपनी नहीं रह गई, हम्म। बल्कि बहुत सारी कंपनियों को तो मैं लार्ज कैप कहूंगा। हालांकि ये इस मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन की वजह से वो मिड कैप कहलाती हैं। जी बिल्कुल, और उसी लिहाज से लोगों को भी ये भी लगता है कि एक संतुलन जो है बना रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब हम निवेश करने जा रहे हैं, किस तरीके से ना सिर्फ शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा एक फाइनेंशियल गोल है धीरेन्द्र जी, उसको किस तरीके से हमें ध्यान में रख के अपना जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी शुरुआत करनी चाहिए? निवेशकों को सबसे पहला सवाल अपने आप से करना चाहिए कि ये पैसा आपका कितने समय के लिए लग रहा है। हम्म। क्या ये पैसा 5-10 साल के लिए लग रहा है, आपके भविष्य के लिए लग रहा है और इसकी आपको हाल फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, जी। या किसी निश्चित अवधि के लिए आप लगा रहे हैं, 4-5 साल के बाद आपको ये मकान के डाउन पेमेंट के लिए, या बच्चा आपका कॉलेज में जाएगा उस समय इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये पैसा आपका बहुत कम समय के लिए है, 2-4 महीने के बाद इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये निर्धारित कर लेते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। जी। कम समय वाला पैसा आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड या लिक्विड फंड जरूरत अनुसार, इस अवधि के अनुसार, क्योंकि अधिकतर निवेशकों को निराशा यही होती है कि जब आप किसी उम्मीद से लगाते हैं और वो उम्मीद उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरता है। अगर आप कुछ साल के लिए लगा रहे हैं और अब वो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम है और एक नॉन नेगोशिएबल गोल के लिए है, एक खास समय पे, निश्चित समय पे आपको उस रकम की जरूरत पड़ेगी, तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिवली अपना पैसा लगाना चाहिए। जी। और कंजर्वेटिव ऑप्शंस आपके पास यही है कि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, या अगर 5-6 साल के लिए भी लगा रहे हैं लेकिन आप पहले आपने कभी इक्विटी का एक्सपीरियंस नहीं किया है, बाजार के उतार चढ़ाव से आप परिचित नहीं है, तो किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। जी। क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में ये सोचना, जब बाजार चल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन बाजार के पहली गिरावट को कोई भी नया निवेशक आसानी से झेल नहीं पाता है। उसमें बने रहने के लिए जरूरी है कि आप एक ऐसे व्हीकल का चुनाव करें जी। जो कि आपसे, आपका इससे परिचय कराने में या इसमें बने रहने में आपके लिए मददगार साबित हो। और जी। जब आप लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं तो जरूर आप इक्विटी में पैसा लगाइए, लार्ज कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, बल्कि मुझे लगता है कि एक आम निवेशक को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक आम लेकिन निवेशक को एक धीरेन्द्र ऐसे जी, फंड में जैसा आपने पैसा कहा कि लगाना आम चाहिए। निवेशक को इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो नए निवेशक हैं, क्योंकि आज जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो लगातार कई निवेशक शायद ऐसे होंगे जो हर घंटे भी कई बार चेक करते हैं कि किस तरीके से जो फंड है वो उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति नज़र आ रही है। तो क्या ऐसे में क्या एक इमोशनल फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ता नज़र आता है, और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं? जी हाँ, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, बल्कि एक निवेशक के लिए, नए निवेशक के लिए अपने पैसे को लगाने के बाद उसके बारे में चिंतित होना जी। बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। क्योंकि ये निवेश जो है, ये आपके महीने भर काम करने के बाद जो पैसा बचता है, अपने अपने व्यवसाय की वजह से, अपने नौकरी की वजह से, और उस पैसे को जब आप लगाते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ लगाते हैं, जी। और वो जो पैसा लगता है उसके उतार चढ़ाव में आपकी दिलचस्पी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई इसके लिए कोई रणनीति ऐसा अख्तियार करें जिससे कि इसको गेस किया जा सके। जी। ये गेस करना कि अभी आपको लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, ये किसी आम निवेशक के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आपके लिए एक ऐसे व्हीकल का चुनाव करना जो कि हर जगह उचित समय पे लगा पाएगा, या आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना, जी। ये रिलेटिवली आसान है। 4-5 कैटेगरी है। अगर आप टैक्स सेविंग फंड में लगाते हैं, ये लार्ज मिड स्मॉल नहीं होता है, ये पूरे बाजार में पैसा लगाता है। किसी मल्टी कैप फंड में पैसा लगाइए, किसी फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाइए। अगर आप ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो 1/3 पैसा अपना वैल्यू फंड में पैसा लगाइए। जी। ये लार्ज मिड और स्मॉल का चुनाव नहीं करते हैं। हाँ, जब जब आपका बाजार से परिचय हो जाए, 2-4 साल जब आपका निवेश का एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप बाजार के उतार चढ़ाव से आपको घबराहट ना होती हो, तब आप अपने पैसे को जरूर
स्मॉल कैप में लगाइए। जी। और इक्विटी में पैसा लगाने के लिए एक नियम, अगर ये दो नियम का अगर आप उल्लंघन नहीं करते हैं कि आपका लंबे समय का पैसा हो और आप एक साथ पैसा नहीं लगाते हैं, जी तो आपको इक्विटी में कभी भी निराशा नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में धीरेन्द्र जी, क्या कोई आइडियल रेशो भी हम मान सकते हैं? अगर कोई निवेशक ये चाहता है कि अब थोड़ा सा अगर उनको अनुभव हो गया है, एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई आइडियल रेशो कि हमें लार्ज में भी इन्वेस्टमेंट करना है, मिड में भी करना है और स्मॉल में भी, क्योंकि आजकल एसआईपी के जरिए हम देखते हैं किस तरीके से जो एक निवेश का नया प्रचलन और मजबूत जो है लोकप्रिय हो रहा है, काफ़ी वो बढ़ता हुआ नजर आता है। जी हाँ, आम तौर पे जैसे मैं कह रहा था कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाइए, किसी मल्टी कैप फंड में पैसा लगाइए, आपका पैसा लार्ज मिड स्मॉल में लग जाएगा और तीनों जगह ही लगा होगा। जी अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाते हैं, चूंकि ये फंड इतने बड़े हो गए हैं, ये अधिकतर फंड का झुकाव काफी लार्ज कैप में हो गया है। जी इस वजह से मेरी सलाह होगी कि आपको मल्टी कैप फंड में लगाना चाहिए। यहाँ पे अनिवार्य है कि हर एक फंड एक चौथाई पैसा अपना लार्ज में लगाए, मिड में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए और 25% उसके उसके पास फ्रीडम है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपना पैसा कहीं भी लगाए। जी ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मल्टी कैप फंड काफ़ी एक एक बेहतरीन विकल्प है एक आम निवेशक के लिए, जी जो कि बाजार में की पूरी भागीदारी आपको प्रदान करता है। और केवल ऐसे निवेशक जो कि 5-7 साल जिनका परिचय हो चुका है और वो स्मॉल कैप में जरूर लगाएं। जी लेकिन देखें कि आपका 10-15-20% से पैसा ज्यादा उसमें नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसे डाइवर्सिफाइड व्हीकल में पैसा लगा रहे हैं, वहां पे भी आपका पैसा एक चौथाई कम से कम स्मॉल कैप में लगा हुआ होगा जी और आप उस उतार चढ़ाव के लिए तैयार होंगे। स्मॉल कैप कम समय में बहुत नुकसानदेह साबित होता है और लंबे समय में यह अक्सर आपको बेहतर रिटर्न दे पाता है, लेकिन इस जी बेहतर रिटर्न के पीछे राज ये है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो यहाँ पे ज्यादा भारी गिरावट देखी जाती है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन जैसा आपने कहा, क्योंकि जो हमारा स्मॉल कैप है उसमें अक्सर हम देखते हैं किस तरीके से जो निवेशक हैं वो उसकी तरफ आकर्षित तो होते हैं और उसी वजह से अक्सर जो जोखिम है क्योंकि ज़्यादा है, नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। उनको लगता है कि पहले स्मॉल कैप में था ये और अब जिस तरीके से इसकी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है तो इसमें इन्वेस्टमेंट हमें कर देना चाहिए। और क्या ये उसी का परिणाम रहता है कि जो ज़्यादा नुकसान कभी कभी निवेशकों को उठाना पड़ता है? सिर्फ हम रिटर्न देखते हैं कि एक सीमित समय में, एक लिमिटेड टाइम में देख लेते हैं कि एक महीने में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, निवेशकों का बहुत पुराना बल्कि हमेशा ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव शौक है जी कि आप हाल फिलहाल जो जहां कहीं भी आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा आप उसका पीछा करेंगे। जिस वजह से आज सिल्वर में दाम बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे अंडरलाइंग रिस्क है क्या। जी छोटी कंपनियां ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, छोटी कंपनियां ज़्यादा जल्दी आसानी से नुकसान में जा सकती हैं। बड़ी कंपनियां बहुत समय तक अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, अपनी ग्रोथ की वजह से बड़ी हो पाई हैं। जी तो और छोटी, लेकिन प्रॉमिस भी यही है कि छोटी कंपनी जब बड़ी हो जाती है या हो पाती है तो वहाँ पे निवेशकों का रिटर्न लार्ज कैप की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। जी लेकिन इस वोलेटिलिटी को निवेशक के लिए तो निवेश करना एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एक्शन है। उस समय वो बुरी बातें नहीं सोचता है। ये बिल्कुल आप एक यंग आदमी, एक यंग लड़का अगर आज रेसिंग बाइक खरीद करके अगर आप उसको बोले कि आप ये स्टेबल तरीके से चलाइएगा तो जी उस आपके उम्र और उम्मीदों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। बिल्कुल, यानी एक लेकिन रफ्तार जो है वो हर जी, जगह में नजर आती है और फंड्स में भी हम देखते हैं कितनी रफ्तार के साथ कौन सा फंड भाग रहा है लोग और रफ्तार कोशिश का करते पीछा हैं करते हैं। जी उसी में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो कभी कभी आपको भारी भी पड़ जाता है। फिलहाल इन तीनों कैप्स की अगर बात की जाए, किस तरीके से और आपको किन बातों का ख्याल रखना है, या अब ये जो नया साल है 2026, ऐसे में किस तरह का रिटर्न इनसे आ सकता है और वो फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंथ में लगातार आपको हम बता रहे हैं कि स्मॉल मिड और लार्ज कैप में रिटर्न का फॉर्मूला आपके लिए क्या हो सकता है। 2025 में किस तरह का रिटर्न हमने यहाँ पर देखा और 2026 में आपको कैसे एक बेहतर रिटर्न जो है आप ले सकते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र जी लगातार जुड़े हुए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले भी धीरेन्द्र जी आपने बताया किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो निवेशक हैं कुछ गलतियां करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप बताएं कि जो निवेशक हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको उचित निवेश करना चाहिए कि बहुत अच्छा इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक अनुचित इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बहुत अच्छा इक्विटी फंड आपके लिए अनुचित होगा अगर आप कम समय का पैसा इक्विटी में लगाते हैं। अगर लंबे समय का पैसा अगर आप अच्छे बेहतरीन फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा लगाते हैं तो भी आपको नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि कौन सा पैसा आपको कितने समय के लिए चाहिए जी। उसके अनुसार आप अपना निवेश की रणनीति बनाइए। दूसरा, आप एसेट एलोकेशन जरूर देखिए। अगर आपका बाजार में पैसा लगा हुआ है तो अगर 5 साल के बचत के बराबर का पैसा अगर आपका बाजार में लगा हुआ है तो आपका एक भाग जरूर फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए जी, ताकि बाजार में बीच बीच में हर समय एक गिरावट का दौर आता रहता है। अगर बाजार बढ़ता भी रहे तब भी बीच बीच में गिरावट का दौर आता रहता है जी। वैसी स्थिति में इस गिरावट से फायदा उठाने के लिए आपके लिए एसेट एलोकेशन का निर्धारण बहुत जरूरी है ताकि आप उचित समय पे रीबैलेंस कर पाए, एक नियम का आप पालन कर पाए जी। तीसरा, जो हाल फिलहाल बेहतरीन रिटर्न है उसका पीछा करना बंद करें और अगर आप कुछ करते भी हैं तो उसका कारण आपके पास उस कारण में आपका विश्वास होना चाहिए। अगर नहीं है, आप केवल इस वजह से पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इस यहाँ पे रफ्तार आपने देखा है, यहाँ पैसा बढ़ रहा था और तो ये रणनीति नहीं हुई, ये पीछा करना हुआ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस साल बहुत सारे निवेशकों को निराशा होगी क्योंकि बहुत सारे लोग सोना, चांदी, क्रिप्टो और इन चीजों में जो विश्वास बन पाया है और केवल इससे बन पाया है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रफ्तार देखा है या गिरावट का दौर देखा है या केवल मोमेंटम का वो पीछा कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों को निराशा होगी। थोड़ा बहुत समझिए कि ये पैसा आपका क्या है और अगर आप ये नहीं कर पाते आसानी से तो किसी अच्छे हाइब्रिड फंड का चुनाव कीजिए, चाहे वो डोमिनेंटली इक्विटी हो, डोमिनेंटली फिक्स्ड इनकम हो, लेकिन ऐसा लगा हो ताकि आपको एसेट एलोकेशन करने की परेशानी नहीं होगी। ये बड़ी आसानी से अपने आप हो जाएगा और आप स्टेबिलिटी के साथ और नियमित रूप से आप अपना पैसा लगाइए जी। और अगर आप ये चीज करते हैं तो बाजार के शोर से बचिए और मुझे लगता है कि 2026 लोगों के लिए काफी उम्मीदों भरा है क्योंकि पिछले 1-2 साल से लेकिन धीरेन्द्र जी, किस कैप में ज्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं, लार्ज, मिड या स्मॉल में? क्योंकि जिस तरीके से 2025 की बात की जाए वहां हमने देखा था उथल पुथल नजर आई थी। 2026 में क्या कुछ बेहतर किसी तरह के संकेत नजर आते हैं? मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 2025 इस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि लार्ज कैप का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश में जो इंडेक्स फंड हैं उनमें एनपीएस का और ईपीएफओ का पैसा लगातार आ रहा है और ये एक अपने आप में एक बड़ा रिस्क खड़ा हो गया है क्योंकि एक बहुत निश्चित रकम हर महीने इन फंड्स में जाता है जी और ये बड़ी कंपनियों का शेयर ही खरीदता है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी के स्टॉक्स में ही पैसा लगता है और ये नियमित रूप से लगता जा रहा है और देखते देखते ये फंड्स हमारे बहुत बड़े हो गए हैं जी। और तो ये दौर जारी रहेगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि लंबे समय में तो कंपनियों के शेयर के बढ़ने का राज यही है कि जब कंपनियों की आमदनी बढ़ती है, जब अर्निंग्स बढ़ता है, तभी वो ही प्राइमरी ड्राइवर है लंबे समय में। और कम समय में तो फ्लोज या विदेशी निवेशकों का पैसा लगाना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना, ये कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का इकोनॉमिक, अगर एक लिमिटेड सेगमेंट में भी अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो बड़े स्मॉल कैप्स और सब्सटैंशियली पूरे मिड कैप यूनिवर्स से
हमें बड़ी जी। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए, यानी सोच समझ के जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें करनी होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने मनी मंत्र में किस तरीके से स्मॉल मिड या जब हम बात करते हैं लार्ज कैप की, कहाँ पर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, स्ट्रेटेजी ज़रूर बनानी होगी और उससे पहले आप देख लें कि जो स्टॉक है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है और आपका जो खास तौर से देखा जाए क्या एम है, क्या उद्देश्य है जिसके लिए आप लगातार निवेश कर रहे हैं, उसी के बाद आप निवेश करें तो बेहतर होगा। और खासतौर से जो फॉर्मूला है बेहतर रिटर्न का वो यही कि आप अच्छे से जांचें, परखें और उसके बाद ही निवेश करें। तो फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए अनुमति, नमस्कार। मनी मंत्रा के